हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे हम लाइव आ चुके हैं, आप सभी भी लाइव आ जाइए और हम लोग सब मिलकर क्या करते वाले हैं, इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, बात करें आज की क्लास के बारे में, तो आज की क्लास के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आज की क्लास में देखने वाले क्या चीज़, हिंदी देखने वाले हैं, ठीक है। और 50 मोस्ट VVI सभी चैप्टर से उठाया गया, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, ठीक है। और देखिए देखिए इस प्रश्न पत्र को बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस क्लास को क्या कर सके, देख सके, ठीक है। इस क्लास को देख सके। और देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमसे आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ठीक है। बुढ़ापे में बिल्कुल इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संख्या है, ठीक है। बुढ़ापे बुढ़ापे कौन सी संख्या है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सवाल आपका बुक से भी है और प्लस में क्या चीज़ से, व्याकरण से भी पूछा गया है, ठीक है। क्या चीज़ से पूछा गया है, व्याकरण से भी। अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा है तो उसका भी क्लास आने वाला है, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद अभी अभी हमारा और मतलब बहुत सारा चैप्टर अभी बाकी है। उसमें अभी व्याकरण होगा, जो मतलब बोर्ड एग्जाम आएगा उस समय व्याकरण होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर जो है उसको समाप्त करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आइए, पूछा गया है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ठीक है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अच्छा बताइए, बुढ़ापे जातिवाचक संज्ञा है, कोई जाति है, नहीं। व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है बुढ़ापा, नहीं है। भाववाचक है या समूहवाचक है। अच्छा बताइए, बुढ़ापा कहने पे कोई समूह का बोध हो रहा है, जी नहीं हो रहा है। लेकिन बुढ़ापा एक भावना हो सकता है। हम देख के किसी को बता सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति की क्या हो गया, बुढ़ापा अवस्था आ गई है, यानी कि क्या है, भाववाचक है, ठीक है। भाववाचक है, यानी कि हम भावना से कह सकते हैं कि ये व्यक्ति की बुढ़ापा आ गया है, ये व्यक्ति अभी बच्चा है, यह अभी बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, विशेषण के 4 भेद होता है, ठीक है। 4 भेद होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, आपने क्या खाया है, ठीक है। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। क्या कौन सा सर्वनाम है। अच्छा बताइए, आपने क्या खाया है, इससे क्या आपको पता चल रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपने क्या खाया है, तो आप बताओ उसको। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब जो व्यक्ति पूछ रहा है वो हमसे सवाल कर रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि आपने क्या खाया है, जवाब दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं, ठीक है। भविष्यत काल के कितने प्रकार है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार होता है, ठीक है। 3 प्रकार होता है सर जी, 3 प्रकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। दुर्योधन का क्या है, संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें सही कौन है, दधी जोड़ उदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और देखिए हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन हो सके अभी बनाने में दिक्कत हो रहा हो, क्योंकि हमने अभी तक आपको व्याकरण तो पढ़ाया नहीं है, ठीक है। व्याकरण पढ़ाया नहीं है, और हमको इतना लगता है कि अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी 7वां महीना चल रहा है, ठीक है। अभी 7वां महीना चल रहा है, तो कुछ कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, व्याकरण पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। या आपने पिछले भी क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें भी कुछ याद होगा, ठीक है। या अभी बहुत सारे बच्चे अभी मतलब इसको कंप्लीट नहीं किए व्याकरण को, ठीक है। तो इसको बनाने में आपको कठिनाई पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, ठीक है। राम ने क्या किया, भिखारी को क्या दिया, पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, ठीक है। को किस कारक की क्या है, विभक्ति है, तो याद रखिएगा संप्रदान को, ठीक है। संप्रदान को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, लौ पुरुष में कौन सा समास है, ठीक है। समास है, तो समास आप लोग पढ़े कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से समास किसने किसने पढ़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय का, ठीक है। कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निर्जन्य में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। निर्जन्य में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा निर्जन्य में होगा नीर आधा र, ठीक है। नी और आधा र,
ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, बताइए शुद्ध कौन है? सोनित। ठीक है, सोनित आपको बताना है, लिखना है। तो आप ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला या ये वाला, जल्दी से बताइए कौन वाला सही है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए सोनित आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आप ऐसे लिखिएगा, ये वाला ना लिखिएगा। ठीक है, सोनित ये वाला लिखिएगा। किधर है जी? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो ऐसा ही लिखा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, यदि ये के बाद कोई भी मिश्र स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, ये के बाद अगर मिश्र स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखिएगा आय में, अय में। ठीक है, अय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। तो आपके दर्शन कब होंगे? एकदम सही है सर जी, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, हाथ धोना नहीं, ये नहीं होगा। सफाई करना ये भी नहीं होगा। चोरी करना, यस बॉस, यही हो जाएगा, चोरी करना। ठीक है, आपने सुना होगा गांव घर में कि कोई चोरी करके ले गया, यानी कि वही हाथ साफ करके ले गया। ठीक है, हाथ साफ करके ले गया। चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर है, निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, हितैषी आपको अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखेगा? तो याद रखिएगा, आप लिखिएगा ऐसे ही तय, और ये वाला सी, ऋषि वाला जो सी होता है ये वाला सी लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, अंतिम में क्या है, कौन सा प्रत्यय है? अब बताइए, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। ठीक है, एक होता है प्रत्यय और एक होता है क्या चीज़, उत्सर्ग होता है। ठीक है, देखिए प्रत्यय वो होता है जो शब्द के क्या होता है, बीच में यानी कि बाद में आता है, जैसे कि इसके बाद में आएगा। ठीक है, अंतिम के बाद में आएगा। ठीक है, और उत्सर्ग वो आएगा, उत्सर्ग यानी कि ऊपर, यानी कि पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रत्यय, तो अगर अंतिम को अगर तोड़िएगा तो अंत जोड़ इम हो जाएगा। देखिए जैसे कि इसको अंतिम को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा अंत जोड़ क्या हो जाएगा, इम हो जाएगा, अंत जोड़ इम हो जाएगा। और इम कहाँ पे है? तो इम है सर जी सी में। ठीक है, ठीक है, चलिए राइट आंसर वही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अष्टधाई में कौन सा समास है? ठीक है, अष्टधाई में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा द्विगु समास है, द्विगु समास है। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ठीक है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो जो आपका गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर है, ठीक है, जाति प्रथा, ठीक है, उसी चैप्टर से आया है। ठीक है, चलिए आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेड़ पर कमरा, ठीक है, किसकी रचना है? जल्दी जल्दी बताइए, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है, अशोक वाजपेयी की है, या अमरकांत की है, या यतीन्द्र मिश्र के है? जल्दी बताइए किनका है? तो याद रखिएगा, पेड़ पर कमरा जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ठीक है, बी आर नारायण ने किस कहानी का क्या किया है, अनुवाद किया है? तो याद रखिएगा, जो दही वाली मंगमा चैप्टर है, ठीक है, दही वाली मंगमा चैप्टर है, उसी को क्या किया है, अनुवाद किए हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1961 ईस्वी में हुआ। और पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए। नेक्स्ट है, घनानंद की भाषा क्या है? ठीक है, घनानंद की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा। इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है सर जी, ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने क्या किया, सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा उनका जो बेटा है, ठीक है, जिसका नाम है क्या,
कासू नाम है, लेकिन उसको लोग बुलाते क्या चीज़ किस नाम से है, तो खोखा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और ये खोखा है जो क्या है, बड़ी ही बदतमीज लड़का है, ठीक है। हरदम हरकत मतलब इसका बेकार ही होता है, खराब होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार सिद्धांतों को बदल दिया, तो याद रखिएगा खोखा के अनुसार, सर जी खोखा के अनुसार। चलिए आइए नेक्स्ट है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, दारिस नामक सोने से भरा घड़ा किसे मिला था, तो याद रखिएगा हेक्कल को मिला था, हर्षक को मिला था, या फिर वारेन हेस्टिंगर्स, यस बॉस, इन्हीं को मिला था। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंगर्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, ठीक है। ढलते विश्वास किस भाषा से क्या है, अनुदित है, तो याद रखिएगा ढलते विश्वास किस है, उड़िया भाषा से, ठीक, उड़िया भाषा से अनुदित कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, ठीक है, किस कवि की पंक्ति है, तो याद रखिएगा, ठीक है, रेनर मारियारिल के, इन्हीं की पंक्ति है, ठीक है, रेनर मारियारिल के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा तो रविंद्रोत्तरम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ठीक है, प्रेम कविता की संज्ञा किसे दी गई है, तो याद रखिएगा बनलता सेन को, ठीक है। चलिए आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या है, तो हृदय की शिक्षा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को हृदय की शिक्षा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवाह के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, ठीक है। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मतलब बुक से भीतर जाके पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अभिनयों के दौरान, ठीक है, 19 दिनों में प्रवास के दौरान, ठीक है, लेखक ने कितने गद्य की रचना की। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा सर जी 27, ठीक है, 27 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, ठीक है। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा, ठीक है, राजस्थानी भाषा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पपाती को कौन सा रोग था, तो याद रखिएगा पपाती को कौन सा रोग था, तो उसको मेनिंजाइटिस था, ठीक है, मेनिंजाइटिस। चलिए नेक्स्ट है, बीरेन डगरवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसी दुनिया में मिला था, या दुष्चक्र में, सृष्टा में मिला था, या फिर पहला पुस्तक, या फिर कविता कवि ने कहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो याद रखिएगा प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि क्या हो गई, विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। चलिए नेक्स्ट है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नगर कहानी किस लेखक द्वारा क्या है रचित है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा, तो सुजाता के द्वारा, ठीक है, सुजाता के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए, आगे लिखा गया है, लेखक के अनुसार मनुष्य ने के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, किसके जीवंत प्रतीक है, तो पाश्विक वृत्ति के, ठीक है, किसके पाश्विक वृत्ति के। चलिए आइए नेक्स्ट आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, ठीक है, जल्दी बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था, 6 में हुआ था, 5 में या 4 में, तो याद रखिएगा इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रहीरास किसकी रचना है, रहीरास किसकी रचना है, तो याद रखिएगा गुरु नानक की, ठीक है, किसके, गुरु नानक की, ठीक है, नानक की रचना है। चलिए आइए
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ठीक है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो याद रखिएगा लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। ठीक है, अगर लिखने के लिए कहा जाए तो अच्युत ऐसे लिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। ठीक है, शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो याद रखिएगा किससे बचाने की बात करता है, लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नदियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिरों से सॉरी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा। ठीक है, गांधी जी का मतलब दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा। ठीक है, तो इनका प्रवास रहा था कब से कब तक, तो देखिए 1893 से 1914 तक ले। ठीक है, 1914 तक ले। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। ठीक है, जब इनको अवार्ड मिला तो उनकी उम्र थी मात्र 27 वर्ष। ठीक है, और बताइए 27 वर्ष में ही इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, जो कि शहनाई के क्या थे, शहनाई के मतलब महाराज क्या कहते हैं, मतलब शहनाई में सबसे टॉप पे थे। ठीक है, शहनाई बजाने पे इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा को कहा है, ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आज्ञा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे VVI है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की भरपूर संभावनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए आज्ञा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था सर जी, तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है दिनकर को किस कृति के लिए, ठीक है, किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए। ठीक है, उर्वशी के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। ठीक है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो याद रखिएगा व्यक्ति चित्र। ठीक है, क्या है, व्यक्ति चित्र है सर जी, व्यक्ति चित्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ठीक है, बताइए छठी पीढ़ी के, या सातवीं पीढ़ी के, नौवीं पीढ़ी के, या आठवीं पीढ़ी के, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी पीढ़ी के कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, मतलब लखनऊ घराने के कौन सी पीढ़ी के क्या है कलाकार हैं, तो याद रखिएगा वे सातवीं पीढ़ी के कलाकार हैं। ठीक है, सातवीं पीढ़ी के। चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। ठीक है, जल्दी से बताइए जो ये सीता के बेटों ने, ठीक है, ये चैप्टर है। ठीक है, माँ, जो माँ कहानी ये चैप्टर है। ठीक है, वर्णिका का। ठीक है, इस चैप्टर को आपने पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, पहले तो ये बताइए आपने पढ़ा है कि नहीं, अगर पढ़ा है तो राइट वाला ऑप्शन दीजिए, कमेंट कीजिए, और नहीं पढ़ा है तो रॉन्ग वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने पढ़ा है कि नहीं। चलिए बहुत से बच्चे कर रहे हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए ये चैप्टर पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, अच्छा चैप्टर है और आपको कुछ सीख भी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो देखिए सीता के बेटों ने, सीता के कितने बेटे थे, ठीक है, तो 3 बेटे थे। ठीक है, और तीनों ने क्या किया, सीता को मतलब महामारी, मतलब सीता को कोई खाना खिलाता नहीं था, उसको क्या क्या कहा कि हम आपको महीने महीने क्या करेंगे, पैसे देंगे। ठीक है, पैसे दे देंगे, आप उसे ही खा लेना। ठीक है, तो कितना रुपया, तो 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया पर महीना तीनों लोग देते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, तो याद रखिएगा 8वीं सदी से। ठीक है, 8वीं सदी से। चलिए आइए नेक्स्ट है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा। ठीक है, बहादुर जो वो नौकरी करता था, ठीक है, लेखा के घर, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। ठीक है, जो रिश्तेदार थे उनके द्वारा। ठीक है, कितने रुपए का, तो 11 रुपये का। ठीक है सर जी, 11 रुपये का, जो कि बहादुर ने चुराया भी नहीं था।
चलिए नेक्स्ट आता है हम लोगों का भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है याद रखिएगा, यथार्थ तथ्य। ठीक है, यथार्थ तथ्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। इतिहास का क्या है प्रवाह कैसा है, तो याद रखिएगा विक्षेत्र और अभिचित्रित दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को, जो आप सभी ने क्या किया, इस क्लास को पूरा किया और कंटिन्यू देखे। ठीक है, ठीक है, और हमको लगता है कि इस क्लास से आपको क्या मिला होगा, नॉलेज भी मिले होंगे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा बार बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय। और अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार बोलना ना पड़े। ठीक है, चलिए।